नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार और हम जो पीएचडी कर रहे हैं जिसका रिसर्च टॉपिक है टीवी जर्नलिज्म इन द एज ऑफ स्मार्टफोन्स एंड एनालिसिस विद रेफरेंस टू मोजो। और इस पर जो इंटरव्यू सीरीज विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इस बारे में बात करने के लिए आज हमने जिस मेहमान को आमंत्रित किया है वो बेहद ही खास हैं। देश भर में घूम घूम कर देश की जनता के बीच में रहकर रिपोर्टिंग करते हैं और देश की जनता के बीच माहौल क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है जो कि वो न्यूज़ 24 के लिए करते हैं। मेरा उनसे परिचय जी न्यूज़ के टाइम पर है, जब मैं जी न्यूज़ में आउटपुट में हुआ करता था और वो जी न्यूज़ के जाने माने रिपोर्टर हुआ करते थे। आजकल न्यूज़ 24 में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उन्होंने टीवी पत्रकारिता को बहुत नजदीक से देखा है और साथ ही जो नई नई तकनीकी आ रही है, मोबाइल के थ्रू जो जर्नलिज्म हो रहा है उस पर भी वे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। इसीलिए हमने उनको आमंत्रित किया है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणेश जी। तो पहला सवाल आपसे यही है राजीव जी, आपको क्या लगता है कि स्मार्टफोन के आ जाने के बाद टीवी जर्नलिज्म में क्या बदलाव आया है, क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, स्मार्टफोन आने के बाद टीवी जर्नलिज्म में तो आमूल चूल परिवर्तन आया है। पहली बात ये है कि अगर आप देखें तो स्मार्टफोन के जरिए अब लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है तो वो टीवी के कंटेंट को देखने के लिए या सोशल मीडिया के कंटेंट को देखने के लिए अब वो बिजली के मोहताज नहीं है, जगह के मोहताज नहीं है, टीवी के मोहताज नहीं। उनके हाथ में चलता फिरता टेलीविजन चल रहा है, उनके हाथ में चलता फिरता जब वो चाहते हैं जिसको चाहते हैं देखते हैं, जो सा प्रोग्राम उनको पसंद है वो प्रोग्राम देखते हैं। और दूसरी बात, जो मोजो जो आपका विषय है जिस पर आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं ये मानता हूं कि जब पेंडेमिक कोरोना आया है तो इसने एक बहुत बड़ी चुनौती टीवी जर्नलिस्ट के सामने खड़ी कर दी, क्योंकि टीवी का जो जर्नलिस्ट होता है उसको लोकेशन पे पहुंचना होता है, वो दृश्य और श्रव्य माध्यम में काम करता है, उसको वहां पर अपनी फिजिकल अपीयरेंस देनी होती है और वहीं से तब वो ऑथेंटिक रिपोर्ट कर पाता है। ऐसे समय में जब लोगों से मिलना मुश्किल था, ऐसे समय में जब लोगों के पास जाना मनाही है, लोगों से दूरी बनानी है, ऐसे में टीवी जर्नलिस्ट के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वो चीजों को कैसे रिपोर्ट करे। और ऐसे समय में जब आपके कैमरामैन और ड्राइवर और एक यूनिट के साथ आप चलते हैं, 3-3 लोग चलते हैं, रोज ड्राइवर, आपको पता है टैक्सी के ड्राइवर ज्यादातर चैनल्स में है, वो रोज बदल जाते हैं, कैमरामैन की भी शिफ्ट के हिसाब से चेंज होता है, रिपोर्टर चेंज होता है, तो ये सबके सामने दिक्कत थी। पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, किसके घर में इन्फेक्शन है नहीं है, कैसे ट्रेवल करके ऑफिस आ रहा है, कैसे जा रहा है। ऐसे समय में, ऐसी समस्या के समय में मोजो एक बड़ा समाधान बन के निकला। और मोजो, जो मोबाइल जर्नलिज्म जिसको हम कह रहे हैं, मोजो की वजह से बहुत सारे रिपोर्टर्स ने बहुत ही आसानी के साथ उन दृश्यों को, उन तस्वीरों को, उन विजुअल्स को, उन स्टोरीज को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो बगैर मोजो के संभव नहीं था। दूसरी बात यह है कि जो 4G नेटवर्क की स्पीड थी उससे हम अपने विजुअल्स को, अपने कंटेंट को अपने चैनल तक पहुंचाने में बहुत कामयाब रहे, बहुत कम समय में। और इसने एक, अगर आप देखें, मैंने खुद करीबन 1000 से ज्यादा किलोमीटर खुद अकेले गाड़ी ड्राइव की, और खुद जो प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल साइकिल से अपने घरों को वापस जा रहे थे, उनकी तकरीबन 10 से ज्यादा एपिसोड्स में सीरीज बना करके रिपोर्ट किया। अगर मोजो नहीं होता तो वो कर पाना बहुत संभव नहीं होता, वो चीजें सामने लाना संभव नहीं था। बिल्कुल, यानी आपका कहने का अर्थ ये है कि मोजो ने क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है टीवी पत्रकारिता में। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप मोबाइल के थ्रू न्यूज़ गैदरिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और वहीं जब आपका जो ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें आपके साथ पूरी टीम जाती है, कैमरा पर्सन होती है, अगर आपको लाइव करना है तो ओबी जाता है, ओबी के इंजीनियर्स होते हैं, ये सब लोग होते हैं। तो न्यूज़ गैदरिंग के प्रोसेस में मोबाइल के थ्रू रिपोर्ट बनाना, प्रेजेंट करना कितना आसान है या मुश्किल है आपके नजरिए से? देखिए, एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ।
आमतौर पर हमारे चैनल में सुबह 10 बजे की एक डिबेट होती है। उसमें रोज की राजनीतिक घटनाओं के या आने वाले दिनों के आने वाले समय में जो घटनाक्रम होने उस पर हम डिबेट सा करते हैं। और मैं एक बार बंगाल में था, तो वहां से जिस खबर पे डिबेट होनी थी वो खबर बंगाल से ही रिलेटेड थी। मैं वहां फील्ड में था, तो मेरा लाइव चैनल को चाहिए था। मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे साथ कैमरामैन भी नहीं था, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मोजो मेरे पास था। जैसे ही मुझे फोन आया कि मिल सकता है क्या, वो ऐप हमको हमारे मोबाइल फोन में है, आप लाइव आ सकते हैं क्या। और मैं एक ग्रामीण इलाके से गुजर रहा था, मुझे पता था कि 15-18 साल के बच्चे आजकल हमसे आपसे ज्यादा अच्छा फ्रेम बनाते हैं और बहुत ही वहां पास से दो लड़के साइकिल से गुजर रहे थे। मैंने उनको रोका, मैंने बोला बेटा इसको पकड़ो और इसका फ्रेम सही से बनाओ। उसने तुरंत से अच्छा सा फ्रेम बनाया और मैंने जो है अपने ऐप के थ्रू मैं यहाँ लाइव चैट से जुड़ गया और 20 मिनट के बुलेटिन में मैं पूरा लाइव देता रहा। और वो मैंने बाद में देखा यूट्यूब पर वो बुलेटिन जा करके, इतना खूबसूरत वो सड़क के किनारे पीछे बगीचा था, उस बच्चे ने बनाया था और मैंने लाइव कर दिया। मैं सोच के हैरत में पड़ गया, हम उस जमाने के लोग हैं जब एक कैमरा के साथ दो कैमरा असिस्टेंट हुआ करता था, एक लाइट मैन जाता था बिल्कुल। और ओबी जाती थी, ओबी में इंजीनियर था, एक हेल्पर था, हमारे साथ एक ड्राइवर हुआ करता था, एक कैमरामैन, एक लाइट मैन, एक असिस्टेंट, कैमरा असिस्टेंट जाता था। 8 लोग मिलकर के एक बुलेटिन में 5 मिनट का लाइव कराते थे। मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैं खुद ही कैमरामैन था। एक सड़क पे चलते बच्चे ने मेरे साथ कैमरामैन का काम कर दिया, मैंने लाइव कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्रांति है। समय की बचत, पैसे की बचत, संसाधन की बचत, ये सब कुछ हो रहा है, ये बात अलग है। मैं इसके दूसरे डिमेरिट्स की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। बिल्कुल, मेरा अगला जैसे सवाल भी आप वही किसी था कि से इसकी खूबियां तो आपने बता दी, कुछ खामियों पे फिर चर्चा हो जाए। जी, अब बात यह है कि अभी भी चूंकि देखिए इंस्टीट्यूशनल मीडिया जिसको हम संस्थागत मीडिया कहते हैं, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम चैनल से जुड़ करके मोजो से जर्नलिज्म कर रहे हैं तो अंततोगत्वा वो न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पे जाता है। न्यूज़ 24 एक जिम्मेदार चैनल, एक जिम्मेदार समाचार संस्थान है। ऐसे ही दूसरे चैनल भी है। अगर कोई मोजो किसी समाचार संस्थान के लिए कोई रिपोर्टर, कोई पत्रकार उसके लिए कर रहा है तो उसकी बात तो थोड़ी दीगर है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे जैसे यूट्यूबर्स या तमाम सोशल मीडिया पर जो न्यूज़मैन काम कर रहे हैं, जब उसको वो मोजो के थ्रू करते हैं तो जो सेलिब्रिटी हैं, जो अथॉरिटी में बैठे लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, जो मैटर करते हैं, जो न्यूज़मैन है, वो थोड़ा हिकारत की निगाह से देखते हैं जब आप मोबाइल निकालते हैं और एक माइक हाथ में ले करके आप उनसे इंटरव्यू के लिए कहते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये खिलौना है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे कद के मुताबिक। और अगर आपकी जान पहचान नहीं है, वैसे अगर आप बड़ा कैमरा ले जाते हैं, माइक ले जाते हैं, लाइट ले जाते हैं, तो भौकाल जिसको बोलते हैं हाँ ना, हाँ थोड़ा बिल्कुल। सा भौकाल पहले बन जाता है। ऐसा लगता है कि आप कोई गंभीर काम करने जा रहे हैं। मसलन अगर अभी आपके विपक्ष के नेता का, किसी कैबिनेट मिनिस्टर का, किसी चीफ मिनिस्टर के इंटरव्यू करना हो, हाथ में मोबाइल लेकर के आप पहुंच जाएंगे तो वो उसके मन में ये बात आ जाती, वो पहले ही ये तड़ लेता है या उसके मन में अभी भी ये धारणा। हालांकि दुनिया के तमाम बड़े देशों में ऐसी बातें नहीं है, लेकिन अभी हिंदुस्तान में ऐसे लोग जो मैटर करते हैं उनकी निगाह में अभी भी मौजूद थोड़ा हल्कापन। मैं एक चैनल के एक हमारे संवाददाता, साथी संवाददाता, वो चैनल बहुत पहले से मोजो का काम करता है, बहुत प्रचारित भी किया है। एक छोटी सी घटना मैं बताता हूँ। 21 जून को ये योग दिवस था। उस वक्त मैं देहरादून गया हुआ था। देहरादून में वो भी संवाददाता भी थे। वहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सब लोग इंटरव्यू कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मोजो निकाला, वैसे ही रावत ने कहा जब एक कैमरे का इंतजाम नहीं कर सकते तो इंटरव्यू चीफ मिनिस्टर का क्या करोगे। तो इस तरह की घटनाएं भी अभी आती हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये माइंडसेट बदल जाएगा। बिल्कुल, ये माइंडसेट में बदलाव आना भी ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी भी लगातार बदल रही है। मेरा सवाल डीमेरिट्स के ऊपर आपका ये था कि आपने देखा होगा कि जब से मोजो की टेक्नोलॉजी हमारी इंडिया में आई है और ख़ास तौर पर एनडीटीवी ने इसको जिस तरीके से बड़े ज़ोर-शोर से अपनाया है, अब देखने में ये भी आ रहा है कि इस मोजो की वजह से रिपोर्टर्स की वैल्यू तो बढ़ी है, लेकिन कैमरा पर्सन्स की जॉब जा रही है क्योंकि अब वन मैन आर्मी रिपोर्टर ही बन गया है।
वो न्यूज गैदरिंग भी करे, न्यूज प्रोडक्शन भी करे, न्यूज प्रेजेंटेशन में भी उसका प्रयोग हो रहा है। तो कैमरा पर्सन की जॉब जाना, वीडियो एडिटर्स की जॉब को जो है रिस्क पर होना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इसको मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखिए कैमरामैन की जॉब, देखिए ऐसा जब कंप्यूटर आया था, जब कोई नई तकनीक आती है तब हमेशा ये कहा जाता है कि हाथों का रोजगार छिन जाएगा। जब कंप्यूटर आया था, तमाम आज के नेता जो लैपटॉप लेके घूम रहे थे, उस वक्त राजीव गांधी के इस कदम का विरोध कर रहे थे कि इससे नौकरियां चली जाएंगी, लोगों के हाथों से रोजगार चला जाएगा। हुआ क्या? कंप्यूटर ने आज की तारीख में हमारे युवाओं को, कंप्यूटर ने, सॉफ्टवेयर ने, जितने इंजीनियर सॉफ्टवेयर के हैं और जितनी आईटी कंपनियों में हमारे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान काम कर रहे हैं, जितना रोजगार आईटी सेक्टर ने दिया उतना किसी ने नहीं दिया है, और हमारे ही बच्चे वहां काम कर रहे हैं। ऐसे ही ये कहना कि मोजो की वजह से हमारे कैमरामैन बेरोजगार हो जाएंगे, एडिटर बेरोजगार हो जाएंगे, ये थोड़ा सतही मैं मानता हूँ। देखिए अब बात ये है, अब वो गया जमाना, आपको अपने आप को बदलती परिस्थितियों के हिसाब से प्रूव करना पड़ेगा, ये चैलेंज है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब वो गया जमाना कि कैमरामैन अपनी अड़ी में रहे, अपने को बहुत बड़ा कैमरामैन मान। अगर वो कैमरामैन आज के दौर में मोजो में भी इसी में महारत हासिल कर ले, इसी से डॉक्यूमेंट्री शूट, मुझे तो बताया गया कि इस तरह के स्मार्टफोन से आजकल टीवी के सीरियल्स शूट हो रहे हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डाले जा रहे हैं, तो वो कैमरामैन नहीं करता है। कैमरामैन की आंख जो देखती है वो रिपोर्टर की आंख शायद न देख पाए। तस्वीरों को कहने कहने सुनने का नजरिया अलग है। अभी दानिश सिद्दीकी, जिनकी पुलित्जर पुरस्कार से जो नवाजे गए थे, सम्मानित जिनकी थे वो, अभी बिल्कुल। अफगानिस्तान में मौत हुई, गोली लगी, आपने देखा कि दानिश सिद्दीकी की तस्वीरें जो है वो 2000-5000 वर्ड से ज्यादा की स्टोरी कहती थी। बिल्कुल। वो तस्वीरें बोलती थी। अपने आप में एक तस्वीर, पुलित्जर पुरस्कार जो पाई हुई उनकी तस्वीर है रोहिंग्या शरणार्थियों की, आपने देखा होगा बिल्कुल। कितनी शानदार तस्वीर है। कोरोना काल की कितनी शानदार उनकी तस्वीरें हैं जो हजारों शब्दों के स्टोरीज पे भारी पड़ती हैं। ऐसे ही कैमरामैन की निगाह, कैमरामैन को विजुअल सेंस जो है उस स्तर का रिपोर्टर नहीं पहुंच सकता। रिपोर्टर काम को सतही तरीके से कर सकता है, तत्काल लाइव कर सकता है, कुछ स्टोरीज बना सकता है, लेकिन जो विजुअल चाहिए, जो स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं, जो कहानी को बताने का काम करते हैं, वो जितना अच्छा कैमरामैन करेगा उतना अच्छा रिपोर्टर नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये है कि कैमरामैन को इस मोबाइल को पकड़ने में अभी झिझक होती है। उसे लगता है कि जैसे वो मशीन गन चलाता था, उसे लाठी पकड़ाई जा रही है। बिल्कुल, यानी अगर कैमरा पर्सन भी अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कर ले, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर ले, तो वो रिपोर्टर की भूमिका भी निभा सकते हैं, वो मोजो की भूमिका भी निभा सकते हैं, मोबाइल जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। अगला सवाल मेरा राजीव जी आपसे ये है कि आपने जिक्र किया कि जब से स्मार्टफोन आ गए हैं तो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मोजो के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कॉमन सिटीजन भी जर्नलिस्ट की भूमिका निभा रहा है, जिसे हम सिटीजन जर्नलिस्ट की संज्ञा देते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है, वो मीडिया लॉज और एथिक्स को उतना नहीं अच्छे से जानते समझते हैं, इसलिए उनको कंटेंट क्रिएटर्स कहना ज्यादा सही होगा, बजाय उनको सिटीजन जर्नलिस्ट कहा जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो सिटीजन के द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग किया जा रहा है, उसको क्या कहना ज्यादा उचित होगा, सिटीजन जर्नलिस्ट या कंटेंट क्रिएटर्स? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही और बहुत वाजिब सवाल है। देखिए बात क्या है कि सोशल मीडिया का ये दौर, ये बड़ा मुश्किल है कि जो दर्शक उस कंटेंट को देख रहे हैं उसकी प्रामाणिकता क्या है, बिल्कुल। वो कैसे माने कि जो आदमी का वीडियो, जो जो आदमी स्टोरी कह रहा है, जो वीडियो बना के अपलोड कर रहा है फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर। व्हाट्सएप पे, तो वो सही है या गलत। क्योंकि अभी हमारे यहाँ सोशल मीडिया नवजात शिशु की तरह है। बिल्कुल। अभी जैसे टेलीविजन अभी प्रौढ़ा अवस्था में पहुंच रहा था, उसके पहले ही सोशल मीडिया का जन्म हो गया। अब हम इस बच्चे को खिलाने में ज्यादा लगे हैं। अब वो पता नहीं पाते हम कई बार कि सोशल मीडिया का जो कंटेंट है वो उसकी प्रामाणिकता क्या, वो कितना सही है कितना गलत है। बहुत सारे भोले भाले लोग अभी भी हर वीडियो की उसको सच मान करके ही चलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। उनको हम न, मैं तो उनको सिटीजन जर्नलिस्ट नहीं मानता, न जर्नलिस्ट मानता हूँ, उनको कंटेंट प्रोवाइडर मानता हूँ। और दूसरी बात ये है कि और दूसरी बात, इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर कोई ऐसा जर्नलिस्ट है जिसने पेशेवर पत्रकारिता में 1-2 दशक बिताए हैं और
वो अगर कोई बात कहता है, उसके थ्रू कोई बात कही जाती है, तब आप उसको थोड़ा बहुत ऑथेंटिसिटी उसकी होती है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी। लेकिन अगर ऐसे ही कोई आदमी शौकिया न्यूज की बातें कर रहा है, तमाम आपको देखिए, मैंने देखा, मुझे बहुत सारे वीडियोस मेरे ही जान पहचान के लोगों ने भेज दिए कि मोदी सरकार में ये हो गया, वो हो गया। कितने मंत्री जो हटाए गए, उनको कहाँ कहाँ का राज्यपाल बना दिया कि वो वहां शपथ ले रहे फेक हैं, न्यूज ये ले पूरी रहे हैं, फैला रहे और हैं। लोग उसको, हाँ, उसको खबर समझ ली। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जर्नलिज्म में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो तमाम, देखिए, विद्वेष फैलाने का जितना काम सोशल मीडिया पर हो रहा है, समाज में खाई को चौड़ा करने का काम सोशल मीडिया में हो रहा है, ऐसी ऐसी भाषा, ऐसी ऐसी चीजें, इन चीजों को अवॉइड किया जाना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि फोन तो सबके पास है। फैला हुआ है, बिल्कुल। तरंगे चल और रही, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। रोकना पड़ेगा। अब मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। आपने देखा है कि भले कहने भर के लिए ही सही, कम से कम दिखाने भर के लिए ही सही, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है प्रिंट मीडिया के लिए, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है न्यूज चैनल्स के लिए, उसी तरह से डिजिटल मीडिया के लिए जो डिजिटल जर्नलिज्म कर रहे हैं, चाहे वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हो, चाहे वो वेबसाइट चला रहे हो, या न्यूज के एप्लीकेशंस, न्यूज ऐप आ गए हैं, वो हो रहा हो, उसके लिए क्या कोई सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए या नहीं? इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी तो होनी चाहिए, इसका कुछ न कोई संस्था होनी चाहिए, इसको मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो घर घर में पहुंचा हुआ कंटेंट है। अगर इस पर, ठीक है, आजादी, आपको आजादी तभी तक है जब तक मेरी आजादी खतरे में नहीं पड़ती है। बिल्कुल। और आपकी आजादी ऐसी नहीं है जिससे कि आप समाज में विद्वेष, या आजादी के नाम पर आप ऐसा काम कर सके जो राष्ट्र, समाज या देश के हित में न हो, और आप ये कहें कि हमको बोलने की आजादी, इसलिए हम ये भी सब कुछ कर सकते हैं। आपको एज एन इंडिविजुअल बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारी आजादी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़क चलते उस आजादी का उपयोग करेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कंटेंट को रेगुलराइज तो बहुत नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। और इसमें हमेशा दुनिया भर के मीडिया संस्थानों और मीडिया की स्वतंत्रता की जब बात हुई है, तब हमेशा ये कहा गया कि मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए किसी दूसरी तरह की अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि उसमें सरकार के भी नुमाइंदे हों, और दूसरी तरफ के भी नुमाइंदे हों, विपक्ष के नुमाइंदे हों, कोई ऐसी कमिटी, कोई ऐसी चीजें। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, आपको पता ही है, करीब 8 मिलियन दुनिया भर में यूट्यूब के यूजर्स हैं। चैनल हैं, यूजर्स नहीं, चैनल्स, बिल्कुल। जिन जो यूट्यूब अकाउंट जिसको आप कहते हैं, 8 मिलियन लोग हैं, और उसमें पूरी दुनिया में, तो अलग अलग देशों में आपको पता है कि सोशल मीडिया के कंटेंट को काफी हद तक रेगुलराइज किया जा रहा है। बहुत सारी जगहों पर सरकारों ने अपनी मर्जी भी थोपी है। हिंदुस्तान में भी ऐसी कोशिश की जाएगी, होगी ही, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट ऐसे भी हैं जो सरकार की नींद हराम करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आपने भी कंटेंट देखे होंगे जो ऑब्जेक्शनेबल है। बिल्कुल। आजादी के नाम पर कोई ऐसी चीज नहीं डालनी चाहिए जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, और खास करके न्यूज के तौर पर उसको प्रेजेंट किया जाए। बिल्कुल, यानी कहीं न कहीं आज़ादी के नाम पर आप देश को बर्बादी की राह पर नहीं ले जा सकते। इसके लिए आपको ज़िम्मेदार होना ज़रूरी है, और सेल्फ रेगुलेटरी का जो मैकेनिज़्म है, ख़ास तौर पर डिजिटल स्पेस के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए, उस पर विचार विमर्श करना बेहद ज़रूरी है। अब आखिर में चलते-चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि 90s के दौर में जब नया-नया टीवी न्यूज़ मीडिया हमारे देश में आया था, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि अब तो न्यूज़पेपर का अस्तित्व जो है खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर एक दिन बाद छपता है, टीवी में आपको अभी खबर मिल जाएगी, ऊपर से आपको विजुअल्स भी दिखाई देंगे, बाइट भी नजर आएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, आज भी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग पढ़ रहे हैं। कोरोना काल में भले ही इसका सर्कुलेशन थोड़ा सा डाउन हुआ हो। तो ऐसे में अब आपका जो मतलब मेरा सवाल है वो ये है कि मोजो आ जाने के बाद, जब आपका जो है डिजिटल जर्नलिज्म आ गया है, आप स्मार्टफोन से ही सारी खबरें आपको मिल रही हैं, तो टीवी जर्नलिज्म का भविष्य क्या होगा और मोजो का भविष्य क्या होगा? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पक्के तौर पर और यकीनी तौर पर यह कह सकता हूं कि टीवी के आने के बाद जो डर था कि प्रिंट मीडिया खत्म हो जाएगा,
प्रिंट मीडिया ने उसका दूसरा रास्ता निकाला। प्रिंट मीडिया एक तरह से कहे तो खत्म तो उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन उस तरीके से भी आप रीडर्स की संख्या में बढ़ोतरी देख सकते हैं। लेकिन उसका दूसरा रास्ता ये निकाला, खास करके हिंदी अखबारों ने, कि वो रीजनलिज्म की तरफ चले गए, अपने आप को एकदम विकेंद्रित कर लिया और शहर शहर के संस्करण, जिले जिले के संस्करण निकालने लगे और उस वहाँ का बिजनेस मॉडल दूसरे तरह के कर दिया। वहाँ की खबरें बहुत, एक पेज, दो पेज, चार पेज सबके कॉमन रहते हैं, और फिर अगर आप बनारस में अखबार पढ़ेंगे तो इलाहाबाद में बदल जाएगा, इलाहाबाद का अखबार लखनऊ में बदल जाएगा, लखनऊ का अखबार, नोएडा का अखबार कोई और है, दिल्ली का अखबार कोई और है, पहला पृष्ठ 16वां पृष्ठ कॉमन होगा, बाकी सब बदल जाएंगे। तो उन्होंने अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को कैटर करने के लिए नया रास्ता निकाला। टेलीविजन के साथ ये बाध्यता है, एक बाध्यता है। एक अखबार 16 लोग पढ़ सकते हैं, एक एक पेज 16 लोग लेके बैठ सकते हैं, लेकिन टेलीविजन के साथ बाध्यता है, एक प्रोग्राम जब आएगा तो उसी को 16 लोग देख सकते हैं, या 16 लाख लोग एक ही प्रोग्राम देखने के लिए बाध्य होंगे। ये एक उसकी स्ट्रेंथ भी थी और एक ये उसकी बाध्यता भी। अब क्या है, सोशल मीडिया आने के बाद या टेक्नोलॉजी जैसे जैसे उच्चीकृत होती जाती है, डेवलप होती जाती है, मुझे लगता है लोगों को उतने ज्यादा ऑप्शन देती जाती है। अगर आप देखें, अब ऐसी ऐसी गाड़ियां आ गई हैं कि आप घर में बैठे ही उसको स्टार्ट करके एसी चला सकते हैं। अगर आपका फोन छूट गया तो आप कार से ही उसको डायल कर सकते हैं। आपको ऑप्शन, कहते हैं ना कि खाना खाने का रास्ता और खाना को पचा के निष्कासन का रास्ता अलग करने के सिवा लगता है टेक्नोलॉजी सब कर देगी। अब क्या है कि कुछ दिन तक आपको मुंह में खाना तक ले आके रख देगी। अब चबाना आपका काम है, नहीं चबाओ तो उसके बाद भी कुछ रख देगी कि वो जा करके चबाने का काम करेगी। तो जैसे ही जैसे तकनीक डेवलप होती जाती है, मनुष्य के सामने उसके ऑप्शंस बढ़ते जाते हैं, विकल्प बढ़ते जाते हैं। हाँ, तो लेकिन उसका फायदा नुकसान क्या है, भविष्य क्या है? क्योंकि जैसे आपके कहने का मतलब, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि टीवी के लिए खतरा नहीं है, टीवी भी रहेगा, और मोजो का फिर फ्यूचर क्या है? क्योंकि अभी सिर्फ एनडीटीवी ने बड़े लेवल पे अपनाया है, इंडिया टुडे ग्रुप ने भी थोड़ा बहुत अपनाया है, लेकिन जो बाकी के टीवी न्यूज चैनल्स हैं, मैं सारे टीवी न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रिसर्च पूरी टीवी न्यूज इंडस्ट्री पर है, तो वो मोजो के कॉन्सेप्ट को कब तक अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, या ट्रेडिशनल तरीके से ही रिपोर्टिंग करेंगे? नहीं, बहुत जल्दी अपना लेंगे, ऑप्शन नहीं है, बहुत जल्दी अपना लेंगे। देखिए, मैं ये जो टीवी इंडस्ट्री है या न्यूज इंडस्ट्री है, ये भी तो रेवेन्यू पे चलती है। जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा ये संस्थान कैसे चलेंगे? दो तरीके से आप रेवेन्यू, एक तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाए, या ये आप अपने, या तो आप एक्सपेंडिचर को कम करते हैं, या तो आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाते हैं। अब मेरे देखने में सोशल मीडिया का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो टीवी से बहुत आगे जा रहा है और बहुत आगे जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना कि वो ऑप्शनल है, सोशल मीडिया ऑप्शनल है, आपको जो पसंद है वो आप देखते हैं। टीवी के साथ बाउंडेशन है, अगर आपको कोई एक चैनल देखना है तो उस समय जो प्रोग्राम आता है आप वही प्रोग्राम देख सकते हो। सोशल मीडिया पर आपने पसंदीदा प्रोग्राम छोड़ दिया तो आगे पीछे का भी देख सकते हो। रात को 11 बजे सोते वक्त आप दिन भर के अपने पसंदीदा एंकर, पसंदीदा प्रोग्राम, पसंदीदा चैनल को देख सकते हैं। ये ऑप्शन जो है ये बहुत बड़ी चुनौती है टेलीविजन के सामने। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जिस टेलीविजन चैनल में मोजो अपनाया नहीं गया वो इस दौड़ में बहुत पीछे छूट जाएगा। आने वाले दिन मोजो का ही है, सोशल मीडिया का ही। यानी मोजो का फ्यूचर बहुत अधिक ब्राइट है, और देर सवेर सारे न्यूज चैनल्स मोजो के कॉन्सेप्ट को अपना लेंगे, क्योंकि उसमें कॉस्ट कटिंग भी होती है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं कि उसमें पैसा कम लगेगा और आपका जो है समय भी अच्छा रहेगा, समय भी कम लगेगा। और समय बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी हमसे बात करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो इनपुट्स हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल हैं और वो मेरी रिसर्च में बहुत काम आएंगे। थीसिस में मैं आपका एक्नॉलेजमेंट भी व्यक्त करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एंड योर वैल्यूएबल इनपुट्स। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।